मैं डॉक्टर विवेक गोलछा, डायरेक्टर हेल्थ सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड गोलछा ऑर्थो केयर हॉस्पिटल। जोड़ों में होने वाला दर्द, जोड़ों में होने वाली सूजन, जोड़ों में होने वाली डिफॉर्मिटी, हमें सावधानियां रखनी है और आर्थराइटिस को समझना है, उससे डरना नहीं है और उनका भी इलाज प्रॉपर तरीके से हो सकता है। आर्थराइटिस की प्रॉब्लम यदि गलती से बच्चों में हो जाती है तो वो जल्दी बता देते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक तरीके का डीजनरेटिव प्रोसेस है। कोई भी फ्रैक्चर जो जॉइंट के पास में होता है उसके कारण आर्थराइटिस होने के चांसेस 90% होते हैं। तो आई वुड एडवाइज कि ट्रीटमेंट प्रॉपर लें, इन्वेस्टिगेशंस प्रॉपर लें। आपके स्वास्थ्य संबंधी सभी सवालों के जवाब लेकर आए हैं हम। नमस्कार, डी इंडिया न्यूज़ के इस कार्यक्रम सेहतनामा के साथ एक बार फिर हम आपके बीच उपस्थित हैं। दर्शकों को हम ये बताना चाहेंगे कि सेहतनामा में हम शहर के जाने माने चिकित्सकों से आपको जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। इसी श्रृंखला में इस कार्यक्रम के जरिए आज हम आपको हड्डी और हड्डी रोगों के संबंध में जानकारी उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं शहर के जाने माने हड्डी रोग विशेषज्ञ MS ऑर्थो DNB डॉक्टर विवेक गोलछा। डॉक्टर विवेक गोलछा, हम अपने इस कार्यक्रम में दर्शकों की ओर से, डी इंडिया न्यूज़ की ओर से आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। नमस्कार, गुड आफ्टरनून एंड मैं डॉक्टर विवेक गोलछा, डायरेक्टर हेल्थ सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड गोलछा ऑर्थो केयर हॉस्पिटल। और लगभग 20-22 साल से मैं ऑर्थोपेडिक्स की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जबलपुर शहर संस्कारधानी का निवासी हूँ एवं आप सभी श्रोतागण को मैं सादर नमन करता हूँ। आज हमारा जो डिस्कशन होगा वो आर्थराइटिस, गठिया रोग के पे केंद्रित होगा। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपने विषय में थोड़ा सा बताएं। आपका पढ़ाई, मेडिकल कैरियर कहाँ से आपने शुरू किया, इन सारी बातों को। बिल्कुल, मैं डॉक्टर विवेक गोलछा हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन जबलपुर ओनली। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मैंने MBBS किया। MBBS करने के बाद इंटर्नशिप करके फिर पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट जबलपुर में स्वर्गीय श्री डॉक्टर तकी रजा सर के अंडर में मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके बाद संचेती हॉस्पिटल पूना में मैं एज अ कंसल्टेंट कार्यरत था फॉर 2 years। वहाँ पे मैंने अपनी एक्सपीरियंस गेन करने के बाद वहाँ जॉइंट रिप्लेसमेंट्स, आर्थ्रोस्कोपी, ट्रॉमा, इस पे एक्सपोजर, उसमें स्पेशलाइजेशन करने के बाद इंदौर में चोइथराम हॉस्पिटल में मैं 3 साल के लिए एज अ कंसल्टेंट वहाँ पे काम किया। वहाँ रहते हुए मैंने अपनी DNB का एग्ज़ाम और DNB की पढ़ाई पूरी करी और उसके बाद फिर जबलपुर आ गया। जबलपुर में ही पला बड़ा हूँ, आप सबके बीच का रहने वाला हूँ। लगभग 20 से 25 साल से मैं ऑर्थोपेडिक की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरे स्वयं के हॉस्पिटल्स हैं, गोलछा हॉस्पिटल, गोलछा ऑर्थोपेडिक, गोलछा ऑर्थो केयर हॉस्पिटल, हेल्थ सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। इट्स अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इट्स अ ट्रॉमा सेंटर, आर्थराइटिस ट्रीटमेंट सेंटर और इसके अलावा बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़ा हुआ हूँ, बहुत सारे सामाजिक कार्यों में भी जुड़ा हुआ हूँ। हमारी फैमिली यहाँ ऑलमोस्ट 150 साल से जबलपुर में रहती है। तो ये हैं डॉक्टर विवेक गोलछा, MS ऑर्थो DNB, हड्डी रोग और उससे बचाव, उसके कारण, इन सारी बातों को हम आज आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन जो मुख्य हमारी चर्चा का विषय है वो है गठिया यानी आर्थराइटिस। तो इस पर आज ये कार्यक्रम केंद्रित है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा, गठिया यानी आर्थराइटिस क्या है? आर्थराइटिस यदि मैं मरीजों की भाषा में, एक लेमैन भाषा में बताऊं, जोड़ों में होने वाला दर्द, जोड़ों में होने वाली सूजन, जोड़ों में होने वाली डिफॉर्मिटी किसी भी व्यक्ति को यदि हो रही है तो वो एक तरीके की आर्थराइटिस है। आर्थराइटिस एक बीमारी नहीं है, एक स्थिति है जो जोड़ों की है। वो किसी को भी हो सकती है और किसी भी उम्र में हो सकती है। बच्चों में भी हो सकती है, जवानों में भी हो सकती है एंड मुख्यतः उम्र दराज मरीजों में पाई जाती है और इसके कई कारण भी होते हैं। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे आर्थराइटिस के कई पहलुओं पे, आर्थराइटिस के
बचाव, आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट, आर्थराइटिस के लक्षण, इन सब पे आज हम आपस में डिस्कशन करते हैं। हमारे दर्शकों के लिए डॉक्टर साहब, आर्थराइटिस या गठिया की हम जिसकी बात कर रहे हैं, सामान्य भाषा में उसे गठिया कहते हैं, जानते हैं लोग इसे गठिया के नाम से, और भयभीत जैसे हो जाते हैं कि ये ठीक नहीं होगा या लाइलाज है। तो इन भ्रांतियों को दूर कैसे करेंगे? इन भ्रांतियों को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका होता है प्रिकॉशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। हमें सावधानियां रखनी है और आर्थराइटिस को समझना है, उससे डरना नहीं है, उसको छुपाना नहीं है, उसको महसूस करें। जिस समय भी उसके लक्षण हमें मिले, हम तुरंत उसका इलाज, उसका बचाव और उसके लिए परामर्श लें और तुरंत उसके दूर करने की तैयारी करें। आर्थराइटिस के लक्षण समझना बहुत इजी होता है। मरीज यदि समझें तो मरीजों की भाषा में आर्थराइटिस को मैं 4 स्टेज में बांटना चाहूँगा। पहला स्टेज जिसमें मरीज ज़्यादा दर्द फील नहीं करता है, उस स्टेज में मरीज को महसूस भी नहीं होता है कि उसको आर्थराइटिस है, वो मेनली एक्सरे में दिखती है, अर्ली स्टेज आर्थराइटिस जिसको हम कहते हैं जी। सेकेंड स्टेज आर्थराइटिस जिसमें मरीजों को जोड़ में दर्द होना चालू हो जाता है और वो जोड़ में दर्द एक सा बना रहता है, मूवमेंट्स के साथ भी एक सा रहता है, बैठते हैं तब भी एक सा बना रहता है और वो बेरेबल दर्द होता है। ये वो स्टेज है जब यदि मरीज उसको पहचान ले और उस पर उपाय करने की कोशिश करे तो इस स्टेज पे अपन बीमारी को रोक के रिवर्स भी कर सकते हैं जी। स्टेज 3 आर्थराइटिस में दर्द होता है और दर्द मूवमेंट्स के साथ बढ़ने लगता है। ये स्टेज 3 आर्थराइटिस होती है। जब भी मरीज उठ के बैठ के खड़ा होता है या चलता है या ज़्यादा स्टीप क्लाइंबिंग करता है, जैसे चढ़ाव वाले रास्ते में ज़्यादा चलने की कोशिश करता है, तो उसकी जोड़ों में दर्द होता है। या फिर हाथों से कोई ऐसा काम करता है जिसमें जॉइंट की एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है तो वो दर्द बढ़ने लगता है। दिस इज़ स्टेज 3 आर्थराइटिस। और स्टेज 4 आर्थराइटिस वो होती है जिसमें दर्द के साथ साथ जोड़ों में सूजन आने लगती है, जोड़ों में ऐंठन आने लगती है, जोड़ों में डिफॉर्मिटी, विसंगति आने लगती है और ये स्टेज जनरली इरिवर्सिबल स्टेज का इंडिकेशन देती है। तो ये मरीजों को जानने के लिए 4 स्टेज आर्थराइटिस के अपन डिवाइड कर सकते हैं। इसी प्रकार एक्सरे में भी स्टेजिंग होती है, बट वो मेनली हम डॉक्टर्स या क्लिनिशियंस उसको अच्छे से डिटेक्ट कर पाते हैं। तो ज़्यादा बेटर होगा मरीज अपने लक्षणों के बेसिस पे ये 4 स्टेज की आर्थराइटिस को जाने, समझे और उस पर अपना ध्यान केंद्रित करके उसके उपाय ढूंढें। इन आर्थराइटिस के अलावा भी आर्थराइटिस जैसा मैंने सुना है कि कई और तरह के होते हैं। जी। तो उस पे भी लगभग 100 प्रकार की होती हैं, 100 रीजंस होते हैं और 100 प्रकार की आर्थराइटिस होती है। हर आर्थराइटिस का कॉज अलग होता है, बट मुख्यतः 90% मरीजों में मैं यदि आर्थराइटिस को केंद्रित करूं तो आर्थराइटिस यानी गठिया, और गठिया के यदि 4 मुख्य प्रकार में देखूं तो पहला है ऑस्टियोआर्थराइटिस, दूसरा है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तीसरा है सोरियाटिक आर्थराइटिस और चौथा है गाउटी आर्थराइटिस जी। ऑस्टियोआर्थराइटिस यदि हम डिफाइन करें तो एक ये भ्रांति है कि ये सिर्फ उम्र दराज लोगों में होती है, ऐसा नहीं है। ये उम्र दराज लोगों के अलावा यंग पीपल, जवान लोगों में भी हो सकती है और कई बार यदि जेनेटिक रीजंस हों तो बच्चों में भी पाई जाती है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस के बहुत सारे कारण होते हैं जो अपन डिस्कस करेंगे। दूसरा कारण होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसमें एक प्रकार का फैक्टर जिसे हम आरए फैक्टर बोलते हैं वो शरीर में बढ़ जाता है, वो शरीर में जाके जोड़ों में डिपॉजिट होने लगता है और जोड़ों को धीरे धीरे यदि इलाज ना हो तो जोड़ों में विसंगति आने लगती है, तिरछापन आने लगता है, सूजन आने लगता है और डिफॉर्मिटी आने लगती है। तो इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है और अर्ली स्टेज में इलाज करने पे ये पूर्णतः रूप से ठीक भी हो सकती है। तीसरी है सोरियाटिक आर्थराइटिस, जिसको हम लिंक कर सकते हैं चमड़ी की, चर्म रोग की, स्किन प्रॉब्लम्स के साथ। इसमें लाल और सफ़ेद कलर के पैचेस स्किन में आने लगते हैं। इसके अलावा शरीर में इंटरनल ऑर्गन्स भी अफेक्ट होने लगते हैं। एक तरीके का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है ये, और इसके साथ साथ जोड़ों में भी तकलीफ होती है। या तो जोड़ों की तकलीफ पहले आती है, चमड़ी की तकलीफ बाद में आती है, या फिर चमड़ी की तकलीफ पहले आती है उसके बाद जोड़ों की आती है। इसके लिए हमें जांच
प्रॉपर तरीके से करवा के, क्लिनिशियन से मिल के, डॉक्टर से मिल के, ऑर्थोपेडिक सर्जन या रेमेटोलॉजिस्ट से मिल के इसका इलाज प्रॉपर तरीके से कराने से ये विसंगति, ये गठिया भी पूर्णतः तरीके से इलाज हो सकता है और कंट्रोल में की जा सकती है। चौथी आर्थराइटिस गाउटी आर्थराइटिस होती है। इसमें एक प्रकार का प्रोटीन डिस्टर्बेंस, मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बेंस होता है और एक प्रकार का प्रोटीन जिसे यूरिक एसिड कहा जाता है, ये जोड़ों में जमा होने लगता है और वो जोड़ों में जब जमा होता है तो बहुत पेनफुल होने लगती है, जोड़ों में बहुत दर्द होने लगता है। मेनली हमारी वेट बेयरिंग जॉइंट्स होती हैं, वो सूजन आने लगती है और यदि सही समय पे इलाज नहीं होता है तो जॉइंट्स में सूजन के साथ साथ डिफॉर्मिटी आती है और पूरी की पूरी जॉइंट खराब होने का भी खतरा बना रहता है। तो ये 4 आर्थराइटिस ऑलमोस्ट 90% मरीजों को कवर कर लेती है। इसके अलावा बहुत सारी आर्थराइटिस हैं जो कि सिर्फ 5 से 10% मरीजों में होती है और उनका भी इलाज प्रॉपर तरीके से हो सकता है। मैं अब ये जानना चाहूँगा कि इसके लक्षण क्या हैं, मतलब हम कैसे जानें इसकी शुरुआत कहाँ से होती है आर्थराइटिस की, एक सामान्य व्यक्ति कैसे समझे कि उसको आर्थराइटिस हो गया है, अब उसे जाना चाहिए डॉक्टर के पास। बिल्कुल, इसका जो सिम्टम्स हैं, सिम्टम से पहले मैं आर्थराइटिस के कॉजेज़ आपको थोड़ा सा ब्रीफ आउट करना चाहूँगा। आर्थराइटिस के कॉजेज़, जो आर्थराइटिस के इंसिडेंस आजकल बढ़ने लगे हैं वो इसलिए बढ़ने लगे हैं कि आजकल हम मेंटल एक्सरसाइजेस या मेंटल एक्टिविटीज़ ज़्यादा करते हैं और फिजिकल एक्टिविटीज़ हम कम करने लगे हैं। तो वो मेंटल एक्टिविटीज़ के कारण हम अपनी जॉइंट को जिस तरीके से यूज़ करना चाहिए, जिस तरीके से हमें अपनी जॉइंट्स का ख्याल रखना चाहिए, कहीं ना कहीं हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं जी। उस कारण से यदि हम कॉज को डिवाइड करें तो एक फिजिकल कॉज होता है आर्थराइटिस का और एक मेंटल कॉज होता है। इसका मतलब एक तन की शक्ति और एक मन की शक्ति, इन दोनों को स्थिर रखना, स्टेबल रखना बहुत ज़रूरी है यदि हम आर्थराइटिस को कंट्रोल में रखना चाहते हैं। अब सिम्टम्स की अपन बात करें तो सिम्टम्स जैसे सुबह जब आप सो के उठते हैं उस समय मरीज को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ रहती है यदि उसको आर्थराइटिस है तो। सुबह उठने के आधे घंटे तक मरीज चलने में अपने आप को असमर्थ पाता है या बहुत तकलीफ़ होती है या उसको उस समय सूजन भी महसूस होती है, पैरों में एक तरीके की शिथिलता या अकड़न या वो अपने आप को असहाय महसूस करता है। फिर धीरे धीरे जब एक्टिविटी होती है तो वो दर्द धीरे धीरे कम होता है, पहला। दूसरा, जोड़ों में सूजन बनी रहती है, जोड़ों में सूजन, लालिमा, रेडनेस रहती है, ऐसा लगता है जैसे किसी प्रकार का घाव पक गया हो, वो फीलिंग अंदर मरीज को आती है। कुछ ब्लैक डॉट जैसे ब्लैक डॉट्स होते हैं, मरीज अपनी भाषा में बोलता है अंदर लौक रहा है। यस, हमारा घुटना लौकता है, स्पेशली मॉर्निंग के टाइम पे या शाम होते होते जब बिल्कुल थकान आ जाती है उस समय एक तरीके की लौकन होती है। ये मरीज की, हमारे जो मरीज हमारे पास आते हैं उनकी बहुत ही रेगुलर कंप्लेंट रहती है कि घुटने में बहुत ज़्यादा लौकन है। वो लौकन कुछ नहीं है, बजाय उसके वो एक तरीके की सूजन है, रेडनेस है, जो अंदर साइनोवियल मेम्ब्रेन जॉइंट्स के आसपास होती है, उसमें पानी भर जाता है, वो मेम्ब्रेन धीरे धीरे ख़राब होने लगती है। वो मेम्ब्रेन का काम ऑयल बनाने का है जो कि धीरे धीरे ख़राब होके वो डिफॉर्म्ड हो जाती है। तो वो एक तरीके की आर्थराइटिस की स्टेज है जिसको हम साइनोवाइटिस बोलते हैं और वो सूजन बनाती है। तीसरी एक्टिविटी जो होती है, जो सिम्टम होता है तीसरा आर्थराइटिस में, वो होती है डिफॉर्मिटी। मरीज की जॉइंट्स धीरे धीरे डिफॉर्म्ड होने लगती है, तिरछापन होने लगता है, उसमें एक्स्ट्रा हड्डियां बनने लगती हैं जिसको हम एक तरीके से ऑस्टियोफाइट्स बोलते हैं। मरीज की जॉइंट्स में ऑस्टियोफाइट, लूज हड्डियों के टुकड़े बनने लगते हैं। तो वो जो टुकड़े होते हैं मूवमेंट्स के दौरान बहुत पेनफुल हो जाते हैं, चुभते हैं मरीज को। तो वो जो होते हैं एक्स्ट्रा हड्डी बनना, सूजन आना, डिफॉर्मिटी आना, ये आर्थराइटिस की एडवांस स्टेज में सिम्टम्स आने लगते हैं। तो हमें ये सिम्टम्स को पहचान के तुरंत इस पे एक्शन लेना चाहिए, इनके बचाव के लिए तैयारी करनी चाहिए और इन पे ट्रीटमेंट भी, यदि स्टेज बढ़ जाए तो ट्रीटमेंट भी प्रॉपर करवाना चाहिए। जनरली डॉक्टर साहब, इंसान या आम इंसान नहीं समझ पाता है कि उसे ये हो गया है आर्थराइटिस। वो कहीं भी दर्द हुआ तो वो बड़ा है तो बता देगा, अब बच्चे को समझ नहीं आता। उस कंडीशन में क्या करे आम जन या जन साधारण, क्या ऐसा करें कि
उन्हें लगे कि नहीं अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए? बिल्कुल, मैं इस बात में आपसे डिफर करना चाहूँगा जी। बच्चे आर्थराइटिस की प्रॉब्लम यदि गलती से बच्चों में हो जाती है तो वो जल्दी बता देते हैं। बच्चे पेन को जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं, जल्दी कंप्लेन बता देते हैं। एल्डरली उस चीज़ को टॉलरेट करते हैं, जब तक वो स्टेज 3 में नहीं आ जाते तब तक वो उसको टॉलरेट करते रहते हैं। अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं, डे टू डे वर्किंग में बिजी रहते हैं, इतनी व्यस्त दिनचर्या हो गई है कि वो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को निगलेक्ट करके आगे बढ़ते जाते हैं। इसके ऑपोजिट बच्चों को जरा सी भी प्रॉब्लम होती है वो तुरंत अपने पेरेंट्स को या एल्डर्स को बताते हैं और ट्रीटमेंट भी हो जाता है, इसलिए बच्चों में रिस्पॉन्स अच्छा आता है यदि ट्रीटमेंट हो जाए तो। एल्डरली पेशेंट्स उसको निगलेक्ट करते हैं, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा दर्द हो, मामूली सा दर्द हो तो अपनी लाइफस्टाइल को सिर्फ मॉडिफाई करें, ज़मीन पे बैठना बंद कर दें, थोड़ा सा व्यायाम अपने लेवल पे घर पे करना चालू कर दें। किसी भी प्रकार की बहुत स्ट्रेनस एक्टिविटी या स्ट्रेनस एक्सरसाइज की आर्थराइटिस में कभी भी ज़रूरत नहीं होती। बहुत लाइट एक्सरसाइजेस, लाइट एक्टिविटी और जोड़ों को सिर्फ मोबिलाइज करना बहुत ज़रूरी होता है, वो करने लगे। और जैसी सिम्टम्स बढ़ते हैं मैं हमेशा एडवाइस करूँगा आप अपने किसी अच्छे फिजिशियन या एक ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलके उसका इलाज करवाएं। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि इलाज में बहुत सारी दवाइयाँ लिखी जाएंगी या कुछ भी किया जाएगा, बट सही स्टेज पे सही डिजीज़ को पहचान कर यदि उसको रोकथाम किया जाए तो वो बचाव अच्छे से किया जा सकता है बजाय ट्रीटमेंट के। तो इसलिए अर्ली स्टेज डिटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आर्थराइटिस। डॉक्टर साहब, जैसे कहा जाता है कि सर्दियों का सीज़न वैसे तो बहुत हेल्दी माना जाता है, बिल्कुल, बट इसी मौसम में इन्हीं सर्दियों में जो आर्थराइटिस है या गठिया की शिकायत है वो ज़्यादा देखने में आती है। बिल्कुल, तो मौसम का भी बहुत ज़्यादा असर, बहुत प्रभाव पड़ता है स्पेशली सर्दियों में या बारिश के मौसम में। जी। कारण ये होता है कि आर्थराइटिस सिर्फ हड्डियों या जोड़ों की तकलीफ नहीं है। आर्थराइटिस एक तरीके का कॉम्बिनेशन है जिसमें जोड़ों के आसपास की मांसपेशियां, उसके आसपास की रस्सियां जिसे हम लिगामेंट्स कहते हैं वो, और अंदर की साइनोवियल मेम्ब्रेन, ये सारी चीज़ों में प्रभाव जब पड़ता है तब आर्थराइटिस होती है, जोड़ों में तकलीफ बनती है। अंदर हड्डियों के आसपास जो एक परत होती है, शाइनी परत जिसको कार्टिलेज कहा जाता है, वो खराब होती है। जब वो खराब होती है उस समय मांसपेशियों का रोल और लिगामेंट्स का रोल बढ़ जाता है। मगर देखने में आया है कि बारिश या सर्दी में मांसपेशियां अकड़ जाती हैं। हम भी महसूस करते हैं जब हमें आर्थराइटिस नहीं है तो हम जब सुबह उठते हैं तो ठंड के कारण या बारिश ह्यूमिडिटी के कारण हमें एक अकड़न सी महसूस होती है शरीर में। आर्थराइटिस के मरीजों में वो अकड़न ज़्यादा होती है क्योंकि ऑलरेडी बोन्स अफेक्टेड हैं, बोन्स में तकलीफ़ है, कार्टिलेज डीजनरेट हो रहे हैं उनके, और फिर मांसपेशियां यदि खिंचाव में आ जाएं या मांसपेशियां अकड़ जाएं तो वो तकलीफ़ फिर बढ़ जाती है क्योंकि वो एड ऑन कर जाता है उसमें। तो ऐसी स्थिति में खासकर बारिश में या ठंड के सीज़न में आर्थराइटिस के सिम्टम्स हमेशा बढ़ के मिलते हैं और उसका इलाज होने से, एक्सरसाइज होने से, थोड़ी गर्माहट रखने से वो सारी चीज़ें कंट्रोल की, फिजियोथेरेपी वगैरह, फिजियोथेरेपी, हल्की सिकाई, ये सब चीज़ों से अपन उसको कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ऑस्टियोपोरोसिस और आर्थराइटिस जी, ये आपस में कुछ रिलेट करते हैं क्या? एक तरीके से मैं कहूँगा तो दोनों भाई बहन हैं, ओके, एक दूसरे के पूरक हैं। जब ऑस्टियोपोरोसिस एक तरीके की हड्डियों की कमज़ोरी है जी, हड्डियों में जब कैल्शियम की मात्रा, अंदर के जो ट्रेबिकुले होते हैं हड्डियों के वो वीक हो जाते हैं, हड्डियों की जो थिकनेस होती है वो कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में हड्डियों का जो कमज़ोरी का पूरा जोर आता है वो हमारे जोड़ों पे आता है और उस समय हमारी जोड़, आर्थराइटिस, जो कार्टिलेज होते हैं वो भी धीरे धीरे ऑस्टियोपोरोसिस के बाद वीक होने चालू हो जाते हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस के कारण आर्थराइटिस जो डिलेड हो सकती है, उम्र ज़्यादा, यानी जो चीज़ 50 साल 60 साल की उम्र में हो सकती है, यदि किसी व्यक्ति को 30 साल में ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत है तो हो सकता है वो 35 साल 40 साल के होते होते उसको आर्थराइटिस होने लगेगा, और वाइसी वर्सा भी है। यदि किसी व्यक्ति को आर्थराइटिस है और वो जोड़ों को प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहा है तो यूज़ ना करने की स्थिति में धीरे धीरे हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, उनके ट्रेबिकुली वीक होने लगते हैं और उनकी थिकनेस कम होने लगती है, तो वो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाते हैं। तो दोनों एक दूसरे के, मैं कहूँगा कि पूरक हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस
जी, ये किसकी कमी से होता है? ऑस्टियोआर्थराइटिस मेनली किसी कमी से नहीं होता। ऑस्टियोआर्थराइटिस कमी के कारण बढ़ सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक तरीके का डीजनरेटिव प्रोसेस है। हड्डी के एंड में जो एक शाइनी लेयर होती है जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं, वो कार्टिलेज वीक होने लगते हैं, उनमें गड्ढे पड़ने लगते हैं, वो पैचेस आने लगते हैं। वो पैचेस के कारण फिर धीरे धीरे घर्षण के कारण वो आर्थराइटिस बढ़ने लगती है। ऐसी स्थिति में यदि वीकनेस हो शरीर में, विटामिन डी की कमी हो, कैल्शियम की कमी हो, मरीज बहुत ज़्यादा ओबीस हो, ओबीस मतलब मोटापा बहुत हो मरीज में, जिसके कारण शरीर का वजन हड्डियों पे इतना पड़ रहा है कि हड्डियां उसका वजन अच्छे से झेल नहीं पा रही हैं और कार्टिलेज ऑलरेडी वीक हैं, ऐसी स्थिति में आर्थराइटिस बढ़ सकती है। पानी की कमी हो, बहुत रेगुलर आप व्रत रख रहे हो या बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड रह रहे हो, अपने आप को हाइड्रेट अच्छे से नहीं कर रहे हो, जो आजकल की जनरेशन है एक तरीके की फास्टिंग करती हैं, एक तरीके से अपने आप को स्लिम रखने के लिए ओवर फास्टिंग पे चलती हैं, अपने आप को डिहाइड्रेट करने पे लगी रहती हैं, उनमें आर्थराइटिस के इंसिडेंसेस बढ़ते हैं और अर्ली एज में आर्थराइटिस होने के चांसेस बढ़ते हैं। इसलिए हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। तो ये जो 4-5 फैक्टर्स है, प्रॉपर प्रोटीन जाना, कैल्शियम इंटेक अच्छा होना, विटामिन डी शरीर का बैलेंस चलना, ओबेसिटी, आप अपना मोटापा ना बढ़ने दें और मोटापे शरीर का वजन कम करने की कोशिश करें, सिर्फ फास्टिंग से या मील से नहीं, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज साथ में, और हाइड्रेशन, पानी का इंटेक प्रॉपर रहना चाहिए। डिहाइड्रेट होंगे तो शरीर का हाइड्रेशन, हड्डियों का हाइड्रेशन अफेक्ट होता है और इससे आर्थराइटिस बढ़ती है। डॉक्टर साहब, जब गठिया का मरीज़ आपके पास पहुंचता है तो उसके ट्रीटमेंट में मतलब ठीक होने में उसको कितना समय लग जाता है? डिपेंड करता है मरीज किस स्टेज पे आ रहा है जी। यदि स्टेज 1 स्टेज 2 में आ रहा है तो ये तो दवाइयाँ कम लगती हैं, उनमें बहुत ही मिनिमम दवाइयों के साथ फिजियोथेरेपी और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ वो ठीक हो जाते हैं। स्टेज 3 में दवाइयाँ, फिजियोथेरेपी, इनका कॉम्बिनेशन हमें ट्राई करना पड़ता है। मरीजों का कोऑपरेशन बहुत अच्छा चाहिए हमें उस समय, और उसके बाद यदि रिलीफ नहीं आ रहा है तो हो सकता है इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शंस हमें देने पड़ते हैं। हाइलुरोनिक एसिड एक प्रकार का जो जॉइंट में नेचुरल ऑयल बनता है, आजकल उसके इंजेक्शंस भी आते हैं, वो हमें इंजेक्ट करके फिर फिजियोथेरेपी पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। तो डिपेंड करता है मरीज हमारे पास किस स्टेज पे आ रहा है, उसके हिसाब से मरीज की रिकवरी होती है। अर्ली स्टेज बेटर है, मरीज उसको रिवर्स कर सकता है, इसलिए मैं हमेशा एडवाइस करूंगा मरीज को मिनिमल जब प्रॉब्लम रहे उसको इग्नोर किए बिना उस पर एक्शन ले लें तो उनकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी बनी रह सकती है। गठिया के विषय में कोई निश्चित नहीं होता डॉक्टर साहब कि ये शरीर के किस जोड़ में, किस अंग के किस जोड़ में होगा? जी, किसी भी जोड़ में हो सकता है। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। गठिया मुख्यतः वेट बेयरिंग जॉइंट्स पे होता है। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस स्पेशली होती है वो वेट बेयरिंग जॉइंट्स पे होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रेशर जो पड़ता है वो हमारे वेट बेयरिंग जॉइंट्स पे पड़ता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो एज रिलेटेड आर्थराइटिस या ट्रॉमा के साथ होने वाली आर्थराइटिस होती है, उसके इंसिडेंसेस वेट बेयरिंग जॉइंट्स पे बहुत होते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस इन कॉन्ट्ररी छोटी जॉइंट्स को पहले अफेक्ट करती है, हाथ की जॉइंट्स, पंजे की जॉइंट्स, इनको सबसे पहले अफेक्ट करती है, और ट्रीटमेंट नहीं करवाया जाए तो फिर वो धीरे धीरे बड़ी जॉइंट्स को भी अफेक्ट करती हैं। और उसकी खासियत ये रहती है वो एक साथ दोनों तरफ की जॉइंट्स को अफेक्ट करती है। जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस वो किसी एक जॉइंट को अफेक्ट करेगी या एक साइड की जॉइंट को अफेक्ट करेगी, मगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस जनरली इट्स अ ब्लड बॉर्न, खून में पदार्थ के कारण आर्थराइटिस हो रही है, तो वो दोनों तरफ की जॉइंट्स को अफेक्ट करती है और छोटी जॉइंट्स को पहले अफेक्ट करती है। इसी प्रकार से हर गठिया जितने प्रकार के होते हैं वो अलग अलग जॉइंट से चालू होते हैं, अलग अलग प्रकार से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। डॉक्टर साहब, इलाज तो निश्चित तौर पर एक विशेषज्ञ के पास ही आके मिलेगा, लेकिन अगर प्रिकॉशन के तौर पे कुछ करना चाहे मरीज तो वो कैसे? बिल्कुल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो घर में हर कोई अपने लेवल पे ट्राई कर सकता है। स्पेशली जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि लक्षण के हिसाब से स्टेज 1 और स्टेज 2 मैक्सिमम टाइम आप इसको घर में इलाज कर सकते हैं। सबसे पहला वजन ना बढ़ने दें अपना,
और यदि वजन आपका बढ़ा हुआ है तो उसको हमारे को कंट्रोल करना है, कुछ डाइट से, कुछ एक्सरसाइज से। दूसरा, यदि शरीर के निचले हिस्से में आपको दर्द है उसको इग्नोर ना करें, अपनी लाइफस्टाइल को जल्दी से मॉडिफाई करने की कोशिश करें। ज़मीन पे बैठना, पालती मारना, उकड़ू बैठना, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। ऐसा नहीं है कि ज़मीन पे बैठने पे आर्थराइटिस ज़्यादा होती है, बट आप ज़मीन से बैठ के जब उठते हैं तो जोड़ पे लगभग 17 टाइम ज़्यादा जोर आता है। ऐसी कंडीशन पे जब आर्थराइटिस हो रही है और ज़्यादा जोर आपकी जोड़ों पे आएगा तो आर्थराइटिस के बढ़ने के, उसकी स्पीड अप होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो अपने को अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है। उसके अलावा रेगुलर वॉकिंग, रेगुलर एक्सरसाइजेस और प्रॉपर हाइड्रेशन, शरीर का पानी की मात्रा प्रॉपर रहे, ये प्रिकॉशंस यदि आपने ले लिया तो हो सकता है स्टेज 1 और स्टेज 2 में आपको दवाइयों की ज़रूरत ना पड़े। जहन में सवाल ये आ रहा है डॉक्टर साहब कि जैसे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं, कभी कभी उनको भी कुछ ऐसा स्पोर्ट्स के दौरान वर्कआउट करते समय कुछ ऐसा हो जाता है, बिल्कुल, तो फिर उस कंडीशन में वो क्या करें? एग्जैक्टली इसको हम स्पोर्ट्स इंड्यूस या एथलेटिक इंड्यूस ट्रॉमा बोलते हैं। ये एक प्रॉपर एक सब्जेक्ट है जिसको हम स्पोर्ट्स इंजरी के तहत डील करते हैं। कंटिन्यूस रिदमिक ओवर एक्सर्शन, ओवर रिपीटेटिव मूवमेंट्स के कारण उनको इंजरीज होनी चालू हो जाती है। इंजरीज होती हैं, यदि वो स्पोर्ट्स में हैं, उनके पास फैसिलिटीज़ हैं, वो उसका समय रहते उसका यदि इलाज करवा लेते हैं तो वो उस चीज़ को ठीक करके फिर से एक्सरसाइज से उस जॉइंट को नॉर्मल कर लेते हैं। बट यदि यही ट्रॉमा रिपीटेटिव होता है, उनका बार बार होता है, किसी तरीके से निगलेक्ट होता है, खासकर एक्सरसाइज के समय या प्रैक्टिस सेशन में, तो ये आर्थराइटिस को बढ़ा सकता है। तो ये स्पोर्ट्स का एक ड्रॉबैक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसके कारण स्पोर्ट्स नहीं खेला जाए, मगर स्पोर्ट्स खेलते समय प्रॉपर प्रिकॉशंस रखा जाए। यदि आप रनिंग एक्टिविटीज़ में हैं या स्प्रिंटिंग में हैं या क्रिकेट खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं, खेलते समय आप नी कैप का इस्तेमाल करिए, सपोर्ट रखिए, ताकि आपको मालूम रहे कि आपको प्रिकॉशंस लेके अपनी मसल्स को स्ट्रेंथन करते हुए उसके बाद अपनी जॉइंट्स का ख्याल रखना है। क्योंकि जॉइंट्स यदि आपकी हेल्दी रहेंगी तो आपकी जो स्पोर्ट्स लाइफ है वो हमेशा अच्छी रहेगी। इवन द बेस्ट ऑफ द प्लेयर्स इन द वर्ल्ड दे एक्सपीरियंस इंजरीज, मगर वो ट्रीटमेंट अपना समय पे ले लेते हैं, इसलिए वो उस आर्थराइटिस के प्रोसेस को डिले कर देते हैं। बट जो हमारी यंग जनरेशन जो गली में, मोहल्ले में, मैदानों में खेल रही है, वो इन चोटों को निगलेक्ट करती है, और वो निगलेक्ट जो करती हैं उसके कारण यंग जनरेशन में आर्थराइटिस के चांसेस बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो यंग जनरेशन जो नेक्स्ट डोर गेम एक्टिविटीज़ में है, स्पोर्ट्स में है, उनको हमेशा यदि कोई चोट लगती है तो उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर लें, प्रिकॉशंस प्रॉपर लें, और रेगुलर यदि स्पोर्ट्स में है तो खेलते समय प्रॉपर उसके जो अप्लायंसेस होते हैं, बैंड्स होते हैं, नी कैप्स, एल्बो कैप्स, ये सब हमेशा यूज़ करके उसके साथ स्पोर्ट्स खेलें। डॉक्टर साहब, कभी कभी कोई पुरानी चोट की वजह से भी ऐसा आर्थराइटिस का प्रॉब्लम? कोई भी चोट जो जॉइंट के पास में होती है, कोई भी फ्रैक्चर जो जॉइंट के पास में होता है, उसके कारण आर्थराइटिस होने के चांसेस 90% होते हैं। यदि फ्रैक्चर जोड़ना, फ्रैक्चर का इलाज करना, फ्रैक्चर का ऑपरेशन करना सिर्फ 25% ऑफ द ट्रीटमेंट है। एक बार जब हड्डी जुड़ने लगती है तो हमें अपनी जॉइंट की स्टिफनेस, जॉइंट की मांसपेशियों के आसपास जो मांसपेशियां कड़ी हो जाती हैं, उनको वापस रिलैक्स करने के लिए, इलास्टिक बनाने के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। यदि समय रहते, और वो थोड़ा पेनफुल होता है, आई एग्री, मगर यदि आप उस पेन को निगलेक्ट करके, इग्नोर करके उसके पार नहीं जाएंगे तो आर्थराइटिस के चांसेस ऑलमोस्ट 90% है, यदि आपके फ्रैक्चर्स जॉइंट्स के पास में हैं। इसलिए जोड़ को हड्डी के पास, जोड़ के पास जो हड्डी टूटती है उसको जोड़ना इज जस्ट 25% ऑफ द ट्रीटमेंट। रिमेनिंग 75% इज आफ्टर द बोन यूनाइट्स। जब जो हड्डी जुड़ जाती है उसके बाद जो प्रक्रिया होती है, फिजियोथेरेपी, प्रिकॉशंस, लाइफस्टाइल, ये सब को ध्यान में रखते हुए हमें आर्थराइटिस को से बचना है।
जो बहुत ज़रूरी है आगे की लाइफस्टाइल के लिए, आगे की लाइफ को नॉर्मल रखने के लिए। ये तो हुई ऑर्थराइटिस की एक जानकारी, लक्षण, सिम्टम्स, सारी चीज़ें डॉक्टर साहब ने आपको दी। और डॉक्टर साहब अब हम बात करेंगे इसके इलाज की। जी, तो इसके इलाज के लिए आपकी तरफ से क्या परामर्श? जैसा मैंने बताया, स्टेज 1, स्टेज 2 आप घर में भी इलाज कर सकते हैं। मामूली सा इलाज अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके लिया जा सकता है, बहुत ज़्यादा इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट क्लिनिकल स्टेज 3 और स्टेज 4 में आपको इलाज की, कंसल्टेशन की, परामर्श की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। आप उसमें घरेलू नुस्खे यदि कर भी रहे हैं, उसके अलावा आपको किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिल के प्रॉपर तरीके से उसका जाँच, उसकी इलाज और फिजियोथेरेपी करवानी चाहिए। जांच हमें करवाना ज़रूरी होता है, क्योंकि अंदर क्या, किस स्टेज पे आर्थराइटिस चल रही है, वो जब तक हम जांच नहीं कराएंगे हम पता नहीं कर सकते। इसमें खून की एक आर्थराइटिक प्रोफाइल जांच होती है, जिसमें 8-10 प्रकार की जांचें होती हैं, वो हमें करवानी चाहिए। इसके अलावा एक्सरे, जिस जोड़ में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है उस जोड़ के एक्सरेज करवाने चाहिए। फिर ज़रूरत पड़ी, यदि जॉइंट बहुत ज़्यादा डिफॉर्म्ड है, तो सीटी स्कैन या एमआरआई जैसी हायर लेवल की जांचें ज़रूरत पड़ सकती है। हर किसी में नहीं रहती, कुछ मरीजों में जहाँ पे सर्जिकल इंटरवेंशन ज़रूरी रहता है या इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ सकती है, ऐसी स्थिति में फिर हमें सोनोग्राफी, सीटी स्कैन या एमआरआई की ज़रूरत पड़ सकती है। जांच हो जाने के बाद, जांच से स्टेजिंग हो जाने के बाद फिर हमें मरीज का इलाज करना पड़ता है। दैट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट। वो एक तरीके का कॉम्बिनेशन थेरेपी होती है, जिसमें सिकाई, जो कि गर्म और ठंडे का मिश्रण होता है। ठंडे से अंदर की स्वेलिंग कम होती है और गर्म से खून का बहाव बढ़ता है। तो जब खून का बहाव बढ़ता है तो अंदर जो टॉक्सिक चीज़ें होती हैं वो वहाँ से रिमूव होती हैं। तो गर्म और ठंडी सिकाई करनी पड़ती है। फिजियोथेरेपी पे विशेष रूप से ध्यान देना पड़ता है। फिजियोथेरेपी के साथ साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स और आर्थराइटिस प्रिवेंटिंग ड्रग्स, जिसमें कोलेजन और बाकी जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स होते हैं वो चालू करने पड़ते हैं, और धीरे धीरे मॉनिटरिंग के साथ उनको वीन ऑफ करना पड़ता है। स्टेज 4 जहाँ पे डिफॉर्मिटी आने लगती है या सूजन आने लगती है या जोड़ में लूज बॉडीज, जो ऑस्टियोफाइट्स होते हैं, नई हड्डियाँ बन जाती हैं, ऐसी स्थिति में हमें ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है या इंजेक्शंस की ज़रूरत पड़ने लगती है। जो इंजेक्शंस अपन जॉइंट के अंदर देते हैं ताकि जॉइंट के अंदर की सूजन कम हो जाए, मूवमेंट्स अच्छी होने लगे और हम एक्सरसाइज अच्छे से करने लगे। या फिर जो बड़ी जोड़ होती हैं उनमें ऑपरेशंस की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे यदि हिप जॉइंट अफेक्टेड है तो टोटल हिप रिप्लेसमेंट, या नी जॉइंट अफेक्टेड है तो टोटल नी रिप्लेसमेंट, या ऑस्टियोटमी वाले जो ऑपरेशंस होते हैं, प्रॉक्सिमल टीबियल ऑस्टियोटमी या इस प्रकार के जो ऑपरेशंस होते हैं वो ज़रूरत पड़ सकती है, जो कि हार्डली 4 से 5% मरीजों में ज़रूरत पड़ती है। मगर वो 4 से 5% मरीज यदि इलाज नहीं लेंगे तो उनकी लाइफस्टाइल, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा हैम्पर हो जाती है, जिससे उनकी मेंटल हेल्थ पे भी असर पड़ सकता है। तो आई वुड एडवाइस कि ट्रीटमेंट प्रॉपर लें, इन्वेस्टिगेशंस प्रॉपर लें और अपनी लाइफस्टाइल को बहुत संतुलित रख के अपनी जोड़ों का हमेशा ख्याल रखें। मैं डॉक्टर विवेक गोलचा, अस्थि रोग विशेषज्ञ हूँ, और मेरे 3 हॉस्पिटल्स हैं जिसमें मैं नियमित रूप से मिलता हूँ, नियमित रूप से परामर्श देता हूँ एवं नियमित रूप से ऑपरेशंस भी यहाँ पे करता हूँ मैं। पहला जो मेरा क्लिनिक और मेरा हॉस्पिटल है वो आदर्श नगर साईं मंदिर के ऑपोजिट आइडियल एस्टेट पे गोलछा ऑर्थो केयर हॉस्पिटल है, जहाँ पे मैं लगभग 12 बजे से 2 बजे तक का परामर्श देता हूँ और शाम को 7 बजे से 9 बजे तक का परामर्श देता हूँ। इसके अलावा 2 बजे से 3 बजे तक गोलछा हॉस्पिटल नेपियर टाउन में मैं वहाँ पे परामर्श के लिए उपलब्ध रहता हूँ। उसके बाद 3 बजे से लेके शाम को 7-8 बजे तक करमेता में कटंगी रोड पे बिल्कुल बाईपास के पास हेल्थ सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जहाँ पे समस्त प्रकार के ट्रॉमा, समस्त प्रकार का आर्थराइटिस और समस्त प्रकार के ऑपरेशंस की सुविधा है। यहाँ पे मैं परामर्श एवं ऑपरेशन के लिए लगभग 2:30 बजे से शाम को 8 बजे तक अवेलेबल हूँ। किसी को भी यदि मुझसे संपर्क करना है, बेहिचक होके दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट करके या डायरेक्टली हॉस्पिटल आके या मेरी क्लिनिक पे या मेरे सिटी वाले हॉस्पिटल में आके मुझसे कंसल्ट कर सकता है। आई एम ऑलवेज अवेलेबल ऑन द फोन एंड अवेलेबल 24/7 फॉर इमरजेंसीज ऑल्सो। मैं विशेष रूप से डी इंडिया न्यूज़ चैनल को
धन्यवाद देना चाहता हूं एवं उसको अप्रिशिएट करना चाहता हूं कि सेहतनामा जो कार्यक्रम चालू किया गया है ये जनता के लिए बहुत ही एक तरीके से स्वास्थ्यवर्धक एवं जानकारी और लाभप्रद कार्यक्रम है। इसके थ्रू जनता में अवेयरनेस भी बढ़ेगी, ट्रीटमेंट को लेके जनता अवेयर होगी, अपना ट्रीटमेंट घर पे चालू करके डॉक्टर से परामर्श कर सकती है। इसके लिए मैं डी इंडिया टीम की, डी इंडिया चैनल की सहृदय तारीफ करता हूँ एवं ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ। और मेरी तरफ से हमेशा कोई भी प्रकार की जो हेल्प लगेगी, किसी भी प्रकार की जानकारी लगेगी, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। एवं एक बार फिर से शुक्रिया डी इंडिया की पूरी टीम को एवं आभार एवं कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो दर्शकों, ये थी आज सेहतनामा में विशेष जानकारी। हड्डी रोग में हमने आज बात की शहर के मशहूर प्रतिष्ठित जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर विवेक गोलछा से। हम उनका धन्यवाद करते हैं। डॉक्टर विवेक गोलछा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम सेहतनामा के लिए। आपका भी सहृदय आभार है। तो सेहतनामा देखने के लिए डी इंडिया न्यूज़ चैनल को ट्यून कीजिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और सारे सोशल मीडिया पर हमारा डी इंडिया न्यूज़ चैनल उपलब्ध है। GTPL पर चैनल नंबर 98 को ट्यून कीजिए और सेहतनामा कार्यक्रम देखिए और बने रहिए डी इंडिया न्यूज़ के साथ। डॉक्टर विवेक गोलछा, MS ऑर्थो DNB, हेल्थ सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सनशाइन मेडिकल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की एक इकाई लिमिटेड, करौंदा मोड़, कटंगी बाईपास, जबलपुर। मोबाइल नंबर 7999595564 और 8989313131। गोलछा ऑर्थो केयर, डॉक्टर विवेक गोलछा, अस्थि एवं जोड़ प्रत्यारोपण विशेषज्ञ, आइडियल एस्टेट, साई मंदिर के सामने, ओली पाथर, ग्वारीघाट रोड, जबलपुर।